न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी पीटीआई वन मैन शो, शाहीनों का फातिहाना आगाज, भारतीय टीम को धचका, खेल कूद के 60 लाख और कमान की तब्दीली। पीटीआई में कोई जमहूरियत नहीं, वन मैन शो था। चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि जो मैंने कह दिया वही हरफे आखिर है। बोले 80% अरकान असम्बली ने इस्तीफा देने की मुखालफत की थी। 90% अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने के मुखालिफ थे, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने किसी की बात नहीं सुनी। ये कहना था महमूद मौलवी का। उन्होंने कहा कि जब फैसले कहीं और से आना शुरू हुए तो खराबी पैदा हुई। चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी में करप्शन करने वालों को सपोर्ट किया। फराह गोगी का सबको पता था कि वो क्या कर रही हैं। महमूद मौलवी ने पीटीआई छोड़ने वालों को आईपीपी में शमूलियत की दावत भी दे डाली। इलेक्शन में पीटीआई को वोट तो मिलेंगे, लेकिन अक्सरियत नहीं होगी। अंदर डेमोक्रेसी का कोई जिसको मैं कहूँ रुझान नहीं था। एक डिक्टेटरशिप था। जो खान साहब कहें वही चीज़ जो है, मैं कहूँगा कि पार्टी में उसके ऊपर वो जो कुछ टोला था वो उसको आगे बढ़ाता था और वो कहते थे हाँ, मगर इट वाज अ वन मैन शो। वो कहते थे जो मैंने कह दिया वही हर्फ आखिर है। जब असेंबलीज के अंदर जाने की 80% लोग ने कहा खान साहब को कि हमें असेंबलीज से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। आज चाहे वो पीटीआई में है, चाहे वो पीटीआई के बाहर है, आप उनसे पूछ लें। 90% लोगों ने कहा कि हमें केपीके के गवर्नमेंट को तोड़ना नहीं चाहिए। हम बनी बनाई हमारी हुकूमत है। डिसीशंस जो है ना, खान साहब खुद नहीं ले रहे थे और डिसीशंस जो हैं कहीं और से आ रहे थे। जो करप्शन कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं जी ये तो करप्ट नहीं है। अगर ये 1-2 अरब के करप्शन कर लेता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर दूसरे को मैं लगाता इसकी जगह, वो तो 15 अरब का करप्शन कर लेता। फराह गोगी को सबको पता था वो क्या कर रही है और कौन कौन कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपने पुराने जो वर्कर्स, पुराने साथी, उन सबको खान साहब ने जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाते रहे और उनको चोर कहते रहे। मैं तो कहूँगा अगर वो आना चाहें तो हमारे दरवाजे खुले और बड़ी खुशाइन बात होगी। वोट तो उनको वोट मिलेंगे, मगर उस मेजॉरिटी से नहीं मिलेंगे जिस मेजॉरिटी से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बोल से बातचीत करते हुए महमूद मौलवी ने कहा कि पीटीआई में बहुत से लोग तसादुम के खिलाफ थे। शाह महमूद कुरैशी, अली जैदी, परवेज खटक और असद उमर तसादुम नहीं चाहते थे। समझदार लोग टकराव का सोच भी नहीं सकते थे। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बात करते हुए चेयरमैन पीटीआई को यहाँ तक एक टोले ने पहुंचाया। ये टोला इदारों से लड़ना चाहता था, नताइज सबने देख लिए। महमूद मौलवी ने सवाल उठाया कि पीटीआई के धरने हसास तंसीबात पर ही क्यों थे। बोले 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए उन्हें कोई छुड़वाने नहीं आया। मेजॉरिटी जो थे ना, इससे इख्तलाफ करते थे इस एक्शन से कि जी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिसमें काफ़ी अच्छे लोग थे और जो इनसे इख्तलाफ करते थे उसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जो है परवेज़ खटक, अली जैदी, इमरान इस्माइल और मतलब आफ्ताब सिद्दीकी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इन चीज़ों से इख्तलाफ करते थे। समझदार लोग तो जो थे वो फौज से टकराव का तो सोच भी नहीं सकते थे। ये अलग टोला था जो कि सिर्फ फौज से लड़ना चाहता था और उसके नताइज आज सबने अच्छा, एक चीज़ में मेरे ख्याल से इनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। उसकी 2 वजह है। देखिए ना, उन कारकुनों का क्या कसूर है। ये लीडर जिन्होंने ये हालत करके वो तो छुप के चले गए या कोई मुल्क से बाहर चले गए। उन कारकुनों की बात करें, उन बच्चों की बात करें जो आज जेलों में हैं, जिनके करियर ख़राब हो गए।
उन लोगों के ऊपर हमें सोचना चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा कि आज मैं कराची की बात करता हूँ, कराची में कितने लोग पकड़े गए, कितने कारकुन पकड़े गए, कौन से लीडर आए उनको छुड़ाने। पंजाब में हुआ, क्यों नहीं उनसे बात करते हैं? वो तो खुद छुपते फिर रहे हैं, या तो छुपते फिर रहे हैं या तो जो है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। बिल्कुल, अगर वो इतने दिलेर थे और इतने हैं तो आके इसको कन्फ्रंट करें ना। अब तो उनको लीडर का साथ देना चाहिए। उनको तो जेल में जाके लीडर के साथ देना चाहिए। और अब एक अच्छी खबर, नमीरा सलीम ने खला में पहुंचकर तारीख रकम कर दी है। नमीरा सलीम खला में पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। मिशन में नमीरा के अलावा मजीद 2 खलाबाज और अमले की 3 अरकान शामिल हैं। नमीरा सलीम पाकिस्तान की पहली खातून हैं जिन्हें कतबैन पर पहुंचने का एजाज़ भी हासिल है। नमीरा ने खलाई परवाज़ का टिकट 17 बरस कबल $2 लाख में ख़रीदा था। बात करते हैं वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स की पूरी टीम 205 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स की पूरी टीम को 41 ओवर्स में आउट किया। साउथ शकील को शानदार इनिंग्स खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। शाहीनों की ऊंची उड़ान, वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। पहले मार्के में नेदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी। नेदरलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मैच की शुरुआत में तो नेदरलैंड्स के बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को परेशान किया। सिर्फ 38 के स्कोर पर 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। फखर जमान 12, इमामुल हक 15 और कप्तान बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और टीम का स्कोर 158 तक पहुँचा दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 49वें ओवर में 286 रन बनाकर आउट हो गई। शादाब खान ने 32 और मोहम्मद नवाज ने 39 रन बनाए। दीगर खिलाड़ी जमकर खेलने में नाकाम रहे। नेदरलैंड्स के बॉस डी लीडे ने 4 और कॉलन एक्रमैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में नेदरलैंड्स के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पूरी टीम 41वें ओवर में 205 रन बनाकर आउट हो गई। बॉस डी लीडे 67 और विक्रमजीत सिंह 52 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि सऊद शकील को शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। हारिस रऊफ ने 3 और हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच में कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए दूसरी तेजतरीन 50 जड़ दी। सऊद शकील 52 गेंदों पर 68 रन बनाकर आर्यन दत्त का शिकार बने। उनकी इनिंग्स में 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। उससे कबल कौमी टीम के साबिक कप्तान और टीम मैनेजमेंट का हिस्सा इंजमामुल हक ने ये एजाज 30 गेंदों पर 1992 में सरअंजाम दिया था। बेटा वालिद के नक्शे कदम पर नीदरलैंड्स के फास्ट बॉलर हास्टी लीड ने 20 साल बाद वालिद की तारीख दोहरा दी। 23 साल हास्टी लीड के वालिद ने 2003 में भारत के खिलाफ उम्दा बॉलिंग करते हुए 35 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। उन्होंने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के साथ हरभजन सिंह और जहीर खान को आउट किया था। पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन बॉलिंग करते हुए हास्टी लीड ने 62 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट करके तारीख दोहराई। और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच से कबल भारतीय टीम को धचका लगा है। ओपनर बैटर शुभमन गिल डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईशान किशन शुभमन गिल की अदम मौजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग करेंगे। वर्ल्ड नंबर 2 बैटर शुभमन गिल का डेंगू टेस्ट मस्बत आया है। BCCI की जानिब से ऑफिशियल अपडेट में ये कहा गया है कि मेडिकल टीम क्रिकेटर की कड़ी निगरानी कर रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। खेलो कूदो भी और शोहरत भी पाओ और खूब माल भी बनाओ। A ग्रेड तो शुरू से अच्छा ही रहा, अब D ग्रेड भी शानदार हो गया। लेकिन खेल कूद में PCB ने खिलाड़ियों पर नवाज़िशात की भरमार कर दी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 4 कैटेगरीज की सामने आ गई है। A कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को 60 लाख और D ग्रेड वालों को 11 लाख रुपए माहाना दिए जाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्तान में PIA की परवाज़ बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। मदीने से मुल्तान लैंडिंग पर जहाज़ का टायर फट गया। पायलट के शुबे के इजहार पर इंजीनियर्स ने तस्दीक की कि जहाज़ कट हुआ है। मुल्तान इंतज़ामिया के पास टायर मौजूद ना होने पर परवाज़ ताख़ीर का शिकार हो गई। परवाज़ PK716 को 6:30 बजे मदीना के लिए वापस उड़ान भरनी थी। मैनेजर सिविल एविएशन के मुताबिक नाकारा टायर तब्दील करने के बाद परवाज़ को मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिया। कराची में 23 सितंबर 2 अफराद के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। कत्ल ज़ाती दुश्मनी पर किए गए। कराए के 2 कातिलों को खैबर पख्तूनख्वा जमरूद से कराची लाया गया था। मलीर नॉर्थ स्टेशन पर पुलिस के मुताबिक सोमार गोट से 30 सितंबर को स्टेट एजेंसी पर फायरिंग से 2 अफराद को कत्ल किया गया था।
पुलिस ने उजरती कातिलों को लाने वाले मुलजिम ज़रीफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। अहम पेशरफ्त हुई है इन कत्ल केसेस में। आपको बताएं कि कराची में 30 सितंबर को 2 अफराद को कत्ल किया गया और यह कत्ल एक मुअम्मा बन गए थे, लेकिन अब यह मुअम्मा हल हो चुका है। कत्ल जाती दुश्मनी की बुनियाद पर किए गए थे। कराची के 2 कातिलों को कराए के 2 कातिलों को खैबर पख्तूनख्वा जमरूद से कराची लाया गया था। मोहम्मद कासिम बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आगाह कीजिएगा काशान, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए मलिर सोमवार को 30 सितंबर को जो स्टेट एजेंसी पर फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल का मामला था वो पुलिस ने हल कर दिया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से बताया गया कि कत्ल के लिए खैबर पख्तूनख्वा जमरूद से 2 उजरती कातिलों को कराची लाया गया था। उजरती कातिलों को लाने वाला मुलजिम ज़रीफ खान जो है मरकजी किरदार इसने अदा किया था वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि पुलिस इस हवाले से बता रहे हैं कि उजरती कातिलों को अली रजा खोकर और इसके वालिद जवाद खोकर की जानिब से सुपारी दी गई थी। और पुलिस ने मजीद भी बताया कि अली रजा खोकर वाकई से 5 मिनट पहले स्टेट एजेंसी से निकलकर गया था। कातिलों ने अतरगुल जोकियों को अली रजा समझकर कत्ल किया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से यह भी स्टेटमेंट दी गई है कि अली रजा खोकर ने 2.5 साल कबल बशीर आफरीदी को कत्ल किया था। कत्ल केस में अली रजा खोकर बरी हो गया था, जबकि मकतूल के वालिद साहब जो है मूसा आफरीदी ने बेटे का बदला लेने के लिए उजरती कातिल जो है वो भर्ती किए थे। पुलिस ने बताया कि मूसा उजरती कातिल भर्ती करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा जमरूद गया और वहां से जब वापस आया तो उसके बाद जो है ये कत्ल की वारदात जो उन्होंने अंजाम दी थी। मूसा खान का दामाद ज़रीफ 10 सितंबर को जो है दोनों कातिलों को कराची लेकर आया। ज़रीफ खान ने उजरती कातिलों को श्री जिना कॉलोनी में मूसा खान के डेरे पर रखा था। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मलिर जायदा परवीन की जानिब से बताया गया कि शख्स से बचने के लिए 13 सितंबर को मूसा खान अपने बेटे शब्बीर के साथ बैरून मुल्क चला गया, बैरून मुल्क फरार हो गए। बहुत शुक्रिया आगाह कर रहे थे। शिकारपुर पुलिस ने ऑपरेशन के बाद कच्चे से मगवी पुलिस एहलकार को बाजियाब करा लिया। एसएसपी खालिद मुस्तफा क़ुराई की सरबराही में कच्चे में ऑपरेशन किया गया। पुलिस की भारी नफरी देखकर डाकार को छोड़कर भाग गए। ऑपरेशन के लिए मुख्तलिफ थानों की पुलिस को कच्चे में तलब किया गया था। फैसलाबाद में निजी बैंक में डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। गन पॉइंट पर अमले को यरकमाल बनाकर 2 मिनट में भारी मालियत की रकम लूटकर बासानी फरार हो गए। डाकुओं ने जाते हुए बैंक के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। फैसलाबाद में बैंक डकैती वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू गेट पर खड़े गार्ड को धक्का देकर अंदर आते हैं, गन पॉइंट पर अमले को यरगमाल बनाते हैं और 2 मिनट में भारी मालियत की रकम लूटकर बासानी फरार हो जाते हैं। डाकुओं ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड का असलहा भी छीन लिया। डाकुओं ने जाते हुए बैंक के दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। बताया जा रहा है कि डाकू मुबैना तौर पर 1 करोड़ से जायद की रकम लूटकर फरार हो गए। उधर गुजरांवाला में 2 डाकुओं ने मेडिकल स्टोर लूट लिया। मुसल्ला डाकू ग्राहकों और सेल्समैन को यरगमाल बनाकर लाखों रुपए लिए उड़े। खरीदार बच्चा मासूमियत से सफाकियत का नज़ारा देखता रहा। डाकू के खौफ से अपनी खरीदी हुई चॉकलेट और पैसे तक देने की ऑफर कर डाली। सफाकियत बामुकाबला मासूमियत। गुजरांवाला के मेडिकल स्टोर पर लूटमार। गाहक बच्चा खौफ और हैरत की मिली जुली कैफियत का शिकार। वक्त शाम 6:35। मुकाम निज़ामपुरा। गाहक खरीदारी में मसरूफ थे। 2 मुसल्ला डाकू एंटर हुए। एक लुटेरा पैसे समेटता रहा, दूसरा पोजीशन लिए खड़ा रहा। गाहक बच्चा बाहर जाने को पलटा मगर डाकू ने रास्ता रोक लिया। बच्चे ने मासूमियत से अपनी चॉकलेट डाकू की जानिब बढ़ा दी। डाकू के इनकार पर फिर ऐसा किया, मुट्ठी में मौजूद चंद रुपए भी हवाले करना चाहे। सेल्समैन अपने हाथ से रकम थैली में भरकर देता रहा। बच्चे ने अपनी खरीदी गई चॉकलेट का मुआवजा भी उसे थमा दिया। डाकू लाखों रुपए लूटकर भाग निकले। गाहक और सेल्समैन बेबसी से देखते रहे। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। सिविल सर्विस के अफसरान सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और ना ही कोई बयान जारी कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर महकमाना कार्रवाई की धमकी दी गई है। सरकारी मुलाजमीन से मुताल्लिक़ पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम सिविल सर्विस के अफसरान सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और ना ही बयान जारी कर सकेंगे। सरकारी मुलाजमीन से सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन से कहा गया है कि वो सियासी, मसलकी और पाकिस्तान के नजरियाती मसाइल पर बहस और तज्जिया न दें। तमाम सरकारी मुलाजमीन को गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1964 की पासदारी करने का हुक्म जारी किया गया है। कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम को किसी भी बयानबाजी या राय से दूर रहना होगा। खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई की जाएगी।
मुस्लिम लीग की रहनुमा शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी डॉक्टर्स की क्लियरेंस से मशरूत कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि डील होती तो नवाज शरीफ को ढील मिलती, मुशर्रफ दौर में जेल नहीं काटते। नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं, वो वापस आकर तरक्की के सफ़र को वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ। 21 अक्टूबर को खुद मुआशी प्लान बताएंगे। रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाया। साबिका दौर में मुल्क की खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया गया। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ ला रहे हैं। कानूनी जो रुकावटें कोई हायल नहीं, हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियाँ साहब को गो एड दिया, वो तशरीफ लाएँ और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करेंगे। अच्छे वक्त आएंगे और इसी तनाजुर में अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अकामा में किस तरह उनको सजा दिलवाई गई, ये सब आपके सामने। वहाँ से तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र था उसके ऊपर कारी ज़रब लगाई गई। इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर वो ख़त्म हुआ। पिछली हुकूमत ने वो तमाम शराइत तय की थी और फिर खुद ही उन शराइत को मानने से इनकार कर दिया। जो उनके मकासद थे उसकी खातिर रियासत को तबाह करने का फैसला किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को दिल का आर्जा लाहिक है, उन्हें शुगर और दीगर अमराज की वजह से फॉलोअप की ज़रूरत है। माजी में नवाज शरीफ में एंजाइना के अलामात और कोरोना की वजह से उन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था। मर्ज की अलामात पर नवंबर 2022 में स्टंट भी डाले गए। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं, वो 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर जमानत का अमल भी हो जाएगा। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा साजिशी थ्योरी पर यकीन नहीं रखता, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। ऐसी कौन सी आप लोगों को ज़मानतें मिल रही हैं, गारंटियाँ मिल रही हैं कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि हाँ ज़रूर आ रहे हैं गवर्नमेंट? ये इसके लिए कॉन्फिडेंट होने की क्या जरूरत है? अगर मैंने ट्रैवल करना है या आपने करना है तो आपने फैसला करना ही, किसी और ने फैसला करना है। वक्त पे वकला जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे। किसको नहीं मिली इस मुल्क में? मुझे 2 साल 4 साल में पीछे बता दें किसी ने प्रोटेक्टिव बेल मांगी तो नहीं मिली। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बिलीव ही नहीं करता कि उसमें हर बंदा अपनी अपनी स्पेकुलेशन करता है। वी शुड बिलीव इट। अगर इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना और वो कह रहे हैं कि हम जनवरी के एंड में करवा देंगे, तो जो भी हमारी कुव्वत है सब मिल के काम करती है और मिल के काम करना चाहिए पाकिस्तान की खातिर, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। यही वो मुल्क है भाई, वो जो 24वीं मीशत बना था। आज दफ्तर में आखिरी दिन है, फिर रवाना हो जाऊंगा। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से बातचीत, बोले उनके घर के बाहर मुजाहिरों का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, जिसको मुतायरा करना है पाकिस्तान जाकर करे। दफ्तर में आखिरी दिन, फिर रवाना हो जाऊंगा। नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान वापसी से पहले सहाफियों से आखिरी मुलाकात की। साबिक वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ के ओवरसीज कारकुनों पर तनकीद की। सवाल उठाया, यहाँ पाकिस्तानियों के मुजाहरे का 4 साल में क्या फायदा हुआ? मुजाहरा करना है तो पाकिस्तान जाकर करें। शिकवा किया कि मरियम औरंगजेब समेत दीगर खवातीन का लंदन में घेराव किया गया। साबिक वजीर आजम ने बरतानिया में क़याम के दौरान मीडिया कवरेज करने वाले सहाफियों का शुक्रिया अदा किया। बोले अवाम सहाफियों की राय को अहमियत देते हैं। गीबत, चुगली और बहतानबाजी से सहाफियों को परहेज करना चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI की जमानत की 3 दरख्वास्तों पर समाअत 16 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी। ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन 16 अक्टूबर को तीनों दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। PTI के खिलाफ थाना खन्ना में 1, थाना बाराकहू में 2 मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में चेयरमैन PTI की खारिज शुदा दरख्वास्तें दोबारा मुकर्रर की गई हैं। चेयरमैन PTI की अदम हाजिरी पर ATC ने तीनों दरख्वास्तें जमानत खारिज कर दी थी। एडमिरल नवीद अशरफ आज पाक बहरिया के 23वें सरबराह की कमान संभालेंगे। पाक बहरिया की तब्दीली कमान की तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में सुबह 9 बजे होगी। सुपुर्दोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी पाक बहरिया की कमान नए एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले करेंगे। पाक बहरिया की तब्दीली कमान की तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में सुबह 9 बजे मुनक्किद होगी। तब्दीली कमान की तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक और कौमी तराने से होगा। सुबकदोश होने वाले सरबराह पाक बहरिया को जनरल सलाम और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी पाक बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले करेंगे। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी शुरका से अलविदाई खताब करेंगे। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों को पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे ताकि वसाइल की चोरी और इन सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोका जा सके। आर्मी चीफ जनरल
जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सिंध में SIFC के इकदामात पर पेशरफ्त और ग्रीन सिंध के इकदामात ज़ेरे गौर आए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों को पूरी ताकत के साथ जारी रखेंगे ताकि वसाइल की चोरी और उन सरगर्मियों की वजह से मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसान को रोका जा सके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया और निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन CPAC मंसूबों पर काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी, गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के इक़दामात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान सिंध में SIFC और आए। इजलास के दौरान आर्मी चीफ ने तारीखी इक़दामात के असरात के लिए तमाम मुताल्लिक़ा महकमों के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरका ने इस बात का अयादा किया कि रियासती इदारे, सरकारी महकमे और आवाम सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। क़ब्ल अज़ीं आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर कराची ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। तल्ख बयानबाजी की बजाय पाकिस्तान की जायज़ बातों पर तवज्जो दें। अल्लामा ताहिर अशरफी का अफगान हुकूमत को अहम मशवरा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल का कहना था, पाकिस्तान अफगानिस्तान दो भाई, हम अफगानिस्तान के अमन को पाकिस्तान का अमन समझते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अमन को अफगानिस्तान का अमन समझें। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला के हवाले से अगर अफगान हुकूमत को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो तल्ख बयानबाजी की बजाय हुकूमत पाकिस्तान से बात करें। पाकिस्तान में रहने गैर कानूनी जो गैर पाकिस्तानी हैं उनकी वापसी। मैं गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक है। हम अफगानिस्तान के अमन को पाकिस्तान का अमन समझते हैं और पाकिस्तान के अमन को अफगानिस्तान का अमन समझते हैं। ये तो मेरा हक है बतौर पाकिस्तानी कि कितने यहाँ पर अफगान हैं, कितने कोई और मुल्क के हैं मुझे पता हो। इस हवाले से अगर हुकूमत पाकिस्तान उन लोगों को जो गैर कानूनी हैं उनके हवाले से कोई कदम उठाती है या जो कानून पाकिस्तान की हुकूमत ने वज़ा किया है उसके मुताबिक जो है, और इस हवाले से बजाय इसके कि ऐसी बयानबाजी हो जिससे नफरतें बढ़े। अगर अफगान अबूरी हुकूमत को कोई बात है तो अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत से बात करे। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सिमों के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में लगे टावर्स के सिग्नल्स सरहदी इलाकों में आते हैं जिसका दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में अफगान सिम्स के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। मोबाइल कंपनियां अफगानिस्तान की, लेकिन सर्विस पाकिस्तान में भी चलती है जिसका फायदा दहशतगर्दों को होता है। जरा के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान मोबाइल सिमें इस्तेमाल होती हैं। जरा के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफगान सिमें पाक अफगान सरहदी इलाकों में बाआसानी दस्तयाब हैं। सरहदी इलाकों में अफगान मोबाइल फोन कंपनियों के सिग्नल्स भी आते हैं। दहशतगर्द इस गैर इरादी कवरेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुजरिम निगरानी और शिनाख्त छुपाने के लिए भी अफगान सिम्स इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स भी चलाते हैं। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में अफगान सिमों के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। तजवीज़ दी गई कि सरहदी इलाकों में मकामी मोबाइल सर्विसेज का मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाए। BTS तनसीब से फोन सेट मकामी नेटवर्क पर मुंतकिल होंगे। सारिफिन को खुले वाईफाई तक रसाई से कबल शनाख्त देने का पाबंद बनाने की भी तजवीज़ दी गई है। अफगानिस्तान दुनिया में मंशियात की पैदावार का गढ़ बन गया है। दुनिया में मंशियात की 95% स्मगलिंग अफगानिस्तान से होने लगी है। 2022 के बाद अफगानिस्तान में मंशियात की पैदावार में 32% इजाफा हो गया है। हेरोइन और दीगर मंशियात की आमदनी $24 करोड़ से बढ़कर $1 अरब 40 करोड़ तक जा पहुंची है। मंशियात का जहर अफगानिस्तान के रगों पैर में सरायत करने लगा। मुल्क के 2,33,000 एकड़ रकबे पर अफ्यून काश्त होने लगी। दुनिया में काश्त की जाने वाली अफ्यून का 80% अफगानिस्तान में पैदा होता है। दुनिया की 95% हीरोइन अफगानिस्तान से तैयार होकर दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। इस मकरू कारोबार की बिना पर खुद 40 लाख अफगान बाशिंदे हेरोइन की मूजी लत का शिकार हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की GDP में 11% अफ्यून की कमाई का है। हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कौम को इस नशे से बचाने के लिए अफ्यून स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम शुरू कर दिए हैं। डॉलर की
जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डायरेक्टर FIA कराची के मुताबिक कराची में 25 के करीब FIRs दर्ज की गई हैं। 40 से 50 गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 50,000 से ज़ायद डॉलर और इससे ज़ायद लोकल करेंसी रिकवर की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि क्रैकडाउन ने डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलर्स की कमर तोड़ दी है। हुकूमत का टारगेट है कि मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से डॉलर तेज़ी से नीचे आ रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता हुआ, 284 रुपये से कम होकर 282 फरोख्त हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 0.52% कमी रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल 83.63 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गया है। दूसरी जानिब अदवी तेल भी 0.62% कमी के बाद 81.80 डॉलर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की तवक्को है। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौरियों को स्मोक के तदारुक के लिए मौसम सरमा के दौरान गाड़ियों और मोटरसाइकिल की जगह साइकिल इस्तेमाल करने की तजवीज़ दी है। रिमार्क्स दिए हैं कि सर्दियों के 4 माह में साइकिल किराए पर देने का सिलसिला शुरू किया जाए या इब्तिदा में ये सहूलत मुफ्त में भी फराहम की जा सकती है। ऐसा प्लान मसरूफ इलाके से शुरू किया जा सकता है। सर्दियों से स्मोक से परेशान लाहौरियों के लिए मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की जगह साइकिलें इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सर्दियों के 4 माह में साइकिलें किराए पर देने का सिलसिला शुरू किया जाए या इब्तिदा में मुफ्त भी सहूलत दी जा सकती है। ऐसा प्लान मसरूफ इलाकों से शुरू किया जा सकता है। लंदन में साइकिल किराए पर देने का काम शुरू किया गया था। यूरोप में जज भी साइकिल पर आते हैं। फाजिल जज ने हुक्म दिया कि अदालती इजाज़त के बगैर कोई नया मनसूबा शुरू न किया जाए, जबकि जारी मंसूबों में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का ख्याल रखा जाए। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी यूट्यूबर की रॉ के एजेंट से खुफिया बातचीत की ऑडियो बेनकाब। यूट्यूबर भारतीय एजेंट को पाक आर्मी और सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात हासिल कर रहा है। कॉल में यूट्यूबर सिक्योरिटी के नाम पर पैसे भी मांगते उसको सुना जा सकता है। कॉल में बरतानवी सियासतदान लॉर्ड रामी रेंजर से रवाबित कायम करने का कहता है, जो कि पाकिस्तान और कश्मीर दुश्मन बयानी के बायस बदनाम है। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी यूट्यूबर और भारतीय खुफिया इदारे रॉ के एजेंट रोहित शर्मा के दरमियान खुफिया बातचीत की ऑडियो बेनकाब हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो में पाकिस्तान के सिक्योरिटी मामलात से मुताल्लिक यूट्यूबर रॉ के एजेंट को मालूमात दे रहा है। कॉल में रोहित शर्मा और यूट्यूबर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बारे में खुफिया बातचीत कर रहे हैं। कॉल में रोहित शर्मा यूट्यूबर से पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है, जिस पर भगोड़ा यूट्यूबर कह रहा है, आर्मी चीफ का प्लान भी यही है कि मैं किसी तरह टेक ओवर कर लूं। कॉल में यह मुल्क दुश्मन यूट्यूबर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलकर पाकिस्तानी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ साजिश के लिए बरतानिया में मौजूद भारतीय एजेंसी रॉ के कारिंदों के नंबर भी मांगता रहता है। कॉल में रोहित शर्मा भगोड़े यूट्यूबर को लॉर्ड रेमी रेंजर नामी बंदे से मिलने का कहता सुना जा सकता है। लॉर्ड रेमी रेंजर बरतानवी हिंदुस्तानी ओरिजिन सियासतदान और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर है, जो कि मुसलमानों, पाकिस्तान और कश्मीर मुखालिफ बयानिए की वजह से बदनाम है। एबटाबाद में सयाहती मुकाम गलियात में महकमा औकाफ का अनोखा कारनामा। डोंगा गली में कायम तारीखी मस्जिद महकमा औकाफ ने 62 अफराद को फरोख्त किया। मस्जिद क़याम पाकिस्तान से कबल मुकामी अफराद ने अपनी मदद के तहत तामीर की थी। एबटाबाद में अहले इलाका ने महकमा औकाफ के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सरदार राशिद से। राशिद, आगाह कीजिएगा। ये एबटाबाद का सियाती मुकाम है गलियात, और गलियात में ये डूंगा गली है, इंतहाई खूबसूरत इलाका है। वहाँ पे जो मस्जिद कायम की गई थी, ये जो क़याम पाकिस्तान से पहले की कायम की गई थी, और गलियात के जो मुकामी लोग थे उन्होंने कायम की थी। तो अजीब मंतक देखने में आई है कि महकमा औकाफ ने 62 लोगों के साथ मिलकर मस्जिद को फरोख्त कर दिया और मस्जिद के कमरों को होटल में वो कर रहे हैं कि इसमें होटल बनाया जाए। मुकामी लोगों ने शदीद एहतजाज किया, उसमें उलमा इकराम भी थे, मुकामी लोग भी थे। उनका ये कहना था कि ज़िली इंतजामिया और सूबाई गवर्नमेंट जो है इस पर फुल फोर एक्शन ले। ये हमारे आबाओ अजदाद की मस्जिद थी, उन्होंने बनाई थी, और महकमा औकाफ किस तरीके से और किस
वजह से ये फरोख्त कर रहा है, और इसको होटल में हम किसी सूरत में तकसीम नहीं होने देंगे या देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद। और अब आपको दिखाते हैं गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया के बुलंद तरीन और सर्द सहरा सरफारंगा शिगर में सालाना जीप रैली और दीगर खेलों का मेला सज गया। जीप रैली की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर मेजर जनरल काशिफ खलील थे। गिलगित बल्तिस्तान में बुलंद तरीन सर्द सहरा सरफारंगा शगर में खेलों का मेला सज गया। इवेंट में जीप रैली समेत दीगर मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर मेजर जनरल काशिफ खलील थे। इवेंट के इनेकाद से गिलगित बल्तिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। जीप रैली के फातेह को 10 लाख रुपए इनाम और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। आपके लिए ऐसी मुनफरिद और ऐसी दिलचस्प चीज़ें और एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया जाता है जो कि ना सिर्फ आपको पूरी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत यादगार के तौर पे आपके साथ चलेंगी, बल्कि यहाँ आकर आपको यहाँ के लोगों की जो मोहब्बत और खलूस है वो एक मरतबा आने के बाद बार बार खींच के लाएगी। सरफारंगा जीप रैली में 125 से जायद मर्द और खवातीन रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। जीप रैली का ट्रैक 70 किलोमीटर से बढ़ाकर 80 किलोमीटर कर दिया गया है। फेस्टिवल में पहले रोज पैराग्लाइडिंग, रस्साकशी, नेजाबाजी, मकामी तलवार डांस और जिम्नास्टिक के मुकाबले हुए। खेलों के मुकाबलों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के बैंड ने शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीत लिए। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।